नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मॉड्यूल 1 लेक्चर 2 में स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर राजीव कुमार जायसवाल है, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एआईसी इन आर्कियोलॉजी। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है आउटलाइन ऑफ इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। इस कोर्स के अंतर्गत जो है आप इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन की डिस्कवरी, उसके नोमेनक्लेचर, क्रोनोलॉजी, ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड, इंडस आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में आप जानेंगे। सबसे पहले हम आरंभ करते हैं कि सिविलाइजेशन क्या होता है। तो सिविलाइजेशन जो है मानव समाज की एक जटिल सामाजिक प्रक्रिया का एक परिणाम होता है, जिसके अंतर्गत हम सांस्कृतिक और तकनीकी विकास को हम देखते हैं। वी गॉर्डन चाइल्ड ने सिविलाइजेशन के 10 पैरामीटर जो है बताए हैं। सबसे पहला है इंक्रीज सेटलमेंट साइट्स, लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन द सिटीज। दूसरा है सरप्लस फूड एंड द क्राफ्ट कंसंट्रेशन। तीसरा जो बताया उन्होंने वो है मॉन्यूमेंटल बिल्डिंग का होना। चौथा जो है राइटिंग का आविष्कार होना, मतलब राइटिंग एग्जिस्ट करना। पांचवा जो है डेवलपमेंट ऑफ आर्ट। इसके जरिए किसी सभ्यता में अरिथमेटिक, ज्योमेट्री एंड एस्ट्रोनॉमी भी होनी चाहिए, तथा साथ ही साथ उस सभ्यता का जो है विदेशी व्यापार जो है होना चाहिए। और इसके साथ ही साथ उस सभ्यता में जो है स्पेशलाइज फुल टाइम स्पेशलिस्ट होने चाहिए, जैसे कि मर्चेंट, क्राफ्ट्समैन, प्रेस, ट्रांसपोर्टर। एंड रूलिंग क्लास का होना आवश्यक माना गया है। एंड द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि सिंधु सरस्वती सभ्यता की खोज की बात करेंगे। सिंधु सरस्वती सभ्यता की खोज जो है 1921 में हुई थी, किंतु उसके पूर्व भी अनेकों प्रयास किए गए थे। सबसे पहला हमें प्रयास दिखाई देता है चार्ल्स मैसन का, जिन्होंने 1826 में हड़प्पा पुरास्थल पर वो पहुंचे थे और इसकी रिपोर्ट उन्होंने 1842 में प्रकाशित की थी। अगला जो हमें दिखाई देता है वो है अलेक्जेंडर बर्न्स, जो कि हड़प्पा के टीलों पर 1831 में जो है पहुंचे थे और उन्होंने इसकी रिपोर्ट जो है 1834 में जो है पब्लिश की थी। इसके अलावा हड़प्पा के टीले को जो है के बारे में लोगों को जानकारी तब हुई जब वो जो है लाहौर मुल्तान रेलवे ट्रैक का निर्माण हो रहा था, और उस दौरान जो है हड़प्पा के टीले पे जो है बहुत सारे मलबे के लिए जो है हड़प्पा के टीले को डिस्ट्रॉय किया गया था। इसी क्रम में अलेक्जेंडर कनिंघम, जो कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जनक जो है संस्थापक माने जाते हैं और भारत में पुरातत्व के जनक माने जाते हैं, वो भी हड़प्पा के टीले पर कई बार जा चुके हैं। सबसे पहली बार अलेक्जेंडर कनिंघम 1851 में गए, उसके बाद जो है 1853, देन 1872 एंड 1873 में पहुंचे थे। और 4 बार जाने के बाद भी जो है वो अलेक्जेंडर कनिंघम हड़प्पा के महत्व को जो है वो नहीं समझ पाए, और उन्होंने हड़प्पा के टीले को जो है कि जो लेंथ के बारे में अपने विवरण में लिखा है कि जो पूरा स्थल है लगभग 2.5 मील लंबा और 0.6 मील जो है चौड़ा था। 1875 में कनिंघम ने अपने स्मॉल स्केल एक्सकवेशन के आधार पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की और उन्होंने जो है यहाँ से प्राप्त पुरावशेषों को एलियन ऑब्जेक्ट माना। एलियन ऑब्जेक्ट का तात्पर्य है ये पूरा स्थल जो है जो पुरावशेष हमें यहाँ से प्राप्त हो रहे हैं वो मतलब स्थानीय नहीं है, कहीं विदेशियों के द्वारा जो है लाए गए प्रतीत होते हैं, स्थानीय नहीं है। इसके बाद अगेन 1887 में जो है वो अपने स्टेटमेंट को जो है असेसमेंट को रिवाइज करते हैं और वो सजेस्ट करते हैं कि ये जो एंटिक्विटी यहाँ से प्राप्त हो रही है हड़प्पा से वो स्थानीय है, यानी भारतीय उपमहाद्वीप से जो है संबंधित है। इसके बाद जो है 1886 में लॉन्गवर्थ जो है को एक सील प्राप्त होता है और सील पर जो है वो एक लेख प्रकाशित करते हैं। अगेन 1912 में जो है जेएफ फ्लीट को एक इंडस सील प्राप्त हुआ, एक सिंधु सभ्यता की एक मुहर प्राप्त होती है। उन्होंने भी जो है इस पे एक रिपोर्ट प्रकाशित की। सबसे महत्वपूर्ण कार्य हमें दिखाई देता है सर जॉन मार्शल के कार्यकाल में। सर जॉन मार्शल 1910 में भारत में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल बनकर भारत आते हैं और उन्हीं के शासनकाल, उनके टेन्यूर में जो है डॉक्टर भंडारकर जो है मोहनजोदड़ो के टीले का वो करते हैं, विजिट करते हैं, पर वो भी जो है मोहनजोदड़ो के महत्व को समझ नहीं पाते क्योंकि उसके ऊपर बौद्ध स्तूप जो है बना हुआ था, तो इस कारण जो है उसके महत्व को, उसकी प्राचीनता को वो समझ नहीं पाते हैं।
अगेन 1920 ईस्वी में राखलदास बनर्जी जो है मोहनजोदड़ो के टीले का सर्वेक्षण करते हैं और 1922 में इनके द्वारा जो है मोहनजोदड़ो के टीले का जो है उत्खनन करवाया गया। और उसके पूर्व एक वर्ष पूर्व 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा के टीले का उत्खनन कार्य किया था। 1921 में हड़प्पा का उत्खनन हुआ और 1922 में मोहनजोदड़ो का उत्खनन हुआ, किंतु इन दोनों पुरास्थलों के जो रिपोर्ट्स थे, जो आख्या थी, वो प्रकाशित नहीं हुई। क्यों? क्योंकि इस समय जॉन मार्शल लीव पर थे और भारतीय उपमहाद्वीप के जो है वो बाहर थे। जब मार्शल 1924 ईस्वी में भारत आते हैं, तब ये रिपोर्ट जो है 20 सितंबर 1924 को इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज में प्रकाशित होती है। और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो न्यूज है वो अननोन इंडियन पिक्चर राइटिंग अ न्यू प्रॉब्लम इन पैलेग्राफी, इस नाम से, शीर्षक से जो है न्यूज प्रकाशित हुई थी। और उसके बाद पूरे विश्व में इस सभ्यता से संबंधित जो है विद्वानों का ध्यान आकर्षित होता है। और मार्शल को जो है मेसोपोटामिया के एक स्कॉलर थे, पुराविद थे, वो मार्शल से संपर्क करते हैं और उन्हें वो बताते हैं कि जिसकी रिपोर्ट न्यूज प्रकाशित हुई है इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज में, वो एक ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है, यानी कांस्य युगीन जो है सभ्यता है। और इसकी डेट जो है वो 3rd मिलेनियम BCE तक जा सकती है। यहाँ पे मैं एक बात बताना आपको चाहूँगा कि 1920 तक जो यूरोपियंस थे, विशेषकर जो ब्रिटिशर्स थे, वो भारत को एक नवीन देश कहा करते थे। क्यों कहते थे? और भारत के इतिहास को जो है वो बुद्ध के काल से आगे ले जाना पसंद नहीं करते थे। तो 1920 तक यूरोपियंस को, स्पेशली ब्रिटिशर्स को ये लगता था कि भारत का इतिहास 600 BC तक ही जा सकता है। तो सिंधु सभ्यता की डिस्कवरी जो है, दो चीज़ें महत्वपूर्ण है कि 1921 में इसका उत्खनन हुआ, इसके बारे में लोगों को पता चला कि एक प्राचीन सभ्यता हो सकती है। किंतु इसका जो अनाउंसमेंट हुआ कि इट्स अ ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, ये 1924 में हुआ था, 20 सितंबर 1924 में हुआ। तो आज जो है लगभग सिंधु सभ्यता के घोषणा होने की, पहचान होने की 100 वर्ष जो है 2024 में पूरे हो रहे हैं। तो ये वो स्क्रिप्ट है जो कि सील्स जो है हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं, जो सील्स हैं ये हमें प्राप्त होते हैं वहाँ से, और जिनके ऊपर हमें जो है अननोन राइटिंग्स दिखाई देती है। और ये राइटिंग्स पिक्टोग्राफिकल राइटिंग है, यानी इनके ऊपर चित्रात्मक जो है लिपि प्राप्त होती है और कुछ कुछ जानवरों के जो है अंकन हमें दिखाई देते हैं। इसके अलावा जो है हमें बीड में प्राप्त होती है यहाँ से, एंड कुछ मृदभांड जो है हमें प्राप्त होते हैं और मिट्टी के बने हुए कुछ खिलौने जो है हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। तो ये जो है पहली बार ये स्थापित हुआ कि ये जो सभ्यता है ये मेसोपोटामिया की जो सूसा और सुमेरियन जो सभ्यताएं थी उनके ये समकालीन है। ये प्रथम बार 1924 में स्थापित हुआ। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि ये सिंधु सभ्यता को उसकी जो पहचान मिली वो मेसोपोटामियन लेंस से प्राप्त होती है, यानी सिंधु सभ्यता की प्राचीनता तय करने में मेसोपोटामिया का लिंक जो है एक महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में जो है हमें दिखाई देता है। किंतु आज हमें जो है सिंधु सभ्यता को निष्पक्ष रूप से देखने की आवश्यकता है, और इसलिए जो है हमने यहाँ पर जो शब्दावली हम प्रयोग करेंगे हम उस पर ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो अब हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर यानी नामकरण की। इस सभ्यता के अनेकों नाम हमें जो है प्राप्त होते हैं, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता, और ये नेम जो है इसलिए दिया गया क्योंकि सबसे पहली जो डिस्कवरी हुई इस सभ्यता की वो 1921 में हड़प्पा नामक पुरास्थल से जो है होती है। और पुरातत्व में एक हम परिपाटी है कि जब भी किसी संस्कृति या सभ्यता के बारे में हमें किसी प्रथम स्थल से प्राप्त होता है तो हम उस प्रथम स्थल को जो है उसका नाम देते हैं। ज्यादातर जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं इस सभ्यता के लिए जो है हड़प्पा सभ्यता शब्द का प्रयोग करना पसंद करते हैं। इसके अलावा इसका एक अन्य नाम हमें दिखाई देता है, वो है ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, कांस्य युगीन सभ्यता। चूंकि ये जो संस्कृति थी ये कांस्य युगीन थी और इसमें ब्रॉन्ज का एक इंपॉर्टेंट रोल हमें दिखाई देता है, कांस्य का इंपॉर्टेंट रोल दिखाई देता है जो कि उनकी तकनीकी दक्षता को प्रदर्शित करता है। तो इसलिए जो है उसकी तकनीकी, ब्रॉन्ज के तकनीकी जो है रोल होने के कारण जो है इस सभ्यता को जो है
ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन या कांस्ययुगीन सभ्यता कहा गया। इस सभ्यता का एक अन्य नाम है, वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि बहुत ज्यादा प्रचलन में है। पहली बार इस सभ्यता के बारे में हमने, जैसा आपको पता है कि 1921 में हड़प्पा से पता चला। हड़प्पा रावी नदी के किनारे था, किंतु उसका दूसरा महत्वपूर्ण नगर जो कि मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी के तट पर स्थित था। और उसके बाद ज़्यादातर जो पुरास्थल हमें प्राप्त होते हैं इस सभ्यता संबंधित, वो हमें सिंधु नदी की घाटी में प्राप्त होते हैं। इसलिए चूंकि ज़्यादातर पुरास्थल सिंधु नदी घाटी में स्थित थे, इसलिए पुराविदों ने जो है इस सभ्यता का नामकरण इंडस वैली सिविलाइजेशन किया, यानी सिंधु घाटी सभ्यता किया। किंतु ये सारी बातें 1947 के पूर्व की हैं, यानी जब भारतीय उपमहाद्वीप में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, उससे पूर्व की बातें हैं। किंतु जब 1947 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो दोनों जो महत्वपूर्ण नगर थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये दोनों जो है पाकिस्तान के हिस्से में चले जाते हैं और भारत के पास कोई भी महत्वपूर्ण सिंधु सभ्यता से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण जो है हमें पुरास्थल हमें भारत में नहीं प्राप्त होते हैं। अतएव भारत सरकार, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को ये निर्देश देती है कि भारतीय क्षेत्रों में सिंधु सभ्यता से संबंधित पुरास्थलों की खोज करे। और तद उसके उपरांत जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में उनके द्वारा विलेज टू विलेज सर्वेक्षण किए जाते हैं। और उसके उपरांत हमें ये पता चलता है कि सिंधु सभ्यता में ज़्यादातर जो पुरास्थल है, हमें सरस्वती नदी की सूखी नदी घाटी में हमें पुरास्थलों की संख्या हमें ज़्यादा प्राप्त हुई। जो सरस्वती नदी सूख गई थी, जिसके बारे में वेदों में, ऋग्वेद में हमें संदर्भ प्राप्त होते हैं, उस नदी के किनारे जो है हमें उस नदी घाटी में हमें अत्यधिक मात्रा में पुरास्थलों की प्राप्ति होती है। आज वर्तमान में भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 1000 से ज़्यादा पुरास्थलों का जो है खोज हो चुकी है, जो कि सिंधु सभ्यता से संबंधित है। और उसमें से 600 से ज़्यादा पुरास्थल जो है अकेले भारत में है। और ज़्यादातर जो पुरास्थल हैं सिंधु घाटी की तुलना में सरस्वती नदी की सूखी नदी घाटी में हमें ज़्यादा पुरास्थलों की संख्या प्राप्त होती है। अतएव हमें इस सभ्यता के नामकरण पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है। और इसलिए जो है भारतीय पुरावैदविदों ने जो है एक नए नामकरण पर चर्चा प्रारंभ की, और वो है इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन या सिंधु सरस्वती सभ्यता शब्द का प्रयोग करना प्रारंभ किया। क्योंकि दो महत्वपूर्ण नदियों के किनारे इस सभ्यता के ज़्यादातर जो पुरास्थल अवस्थित थे, वो सिंधु और सरस्वती नदियों के किनारे ज़्यादा संख्या में पुरास्थलों की खोज हुई। अतएव नई परिपाटी जो प्रचलन में आई वो है सिंधु सरस्वती सभ्यता। और आपको जानकर अत्यंत हर्ष होगा कि भारत सरकार ने 2024 में एनसीईआरटी की किताबों में इसी शब्दावली का प्रयोग जो है प्रारंभ किया है। ऑफिशियली जो है भारत सरकार ने इस शब्दावली का प्रयोग प्रारंभ कर दिया है, जिसे सिंधु सरस्वती सभ्यता शब्द का प्रयोग जो है एनसीईआरटी के इतिहास की किताबों में जो है इसको शामिल कर लिया गया है। तो हम पूरे अपने मॉड्यूल में, लेक्चर में जिस शब्दावली का प्रयोग करेंगे वो है सिंधु सरस्वती सभ्यता शब्द का जो है हम प्रयोग करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर पुरास्थल जो है हमें सरस्वती नदी के किनारे भी प्राप्त होते हैं। अब मैं सरस्वती नदी पे थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूंगा कि सरस्वती नदी का उल्लेख हमें भारतीय साहित्य, जो सबसे प्राचीनतम साहित्य ऋग्वेद में प्राप्त होता है। और ज्यादातर जो लोग थे वो सरस्वती नदी को एक मिथकी नदी जो है मानते थे और कहते थे कि इस नदी का कोई अस्तित्व नहीं है, सिर्फ साहित्य में हमें इसके अस्तित्व प्राप्त होते हैं। किंतु वर्तमान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग एवं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तथा रिमोट सेंसिंग डिपार्टमेंट के माध्यम से सरस्वती नदी की सूखे प्रवाह क्षेत्र की खोज की जा चुकी है और उसके किनारे आज से लगभग 4500 वर्ष पूर्व अनेकों नगर अवस्थित थे, इसकी भी खोज की जा चुकी है। तो ये वर्तमान में स्थापित हो चुका है कि आज से 4000-5000 वर्ष पूर्व सरस्वती नदी जो है बहती थी, उसका अस्तित्व में थी और आज उसके संदर्भ में ऋग्वेद में हमें प्राप्त होते हैं। नॉमेनक्लेचर के यानी नामकरण के लिए जो है बहुत सारे इसके पैरामीटर जो है माने जाते हैं। जो नामकरण पुरातत्व में करते हैं मुख्य रूप से ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड के आधार पर नामकरण करना पुराविद पसंद करते हैं। इसके अलावा जो है
कल्चरल आइडेंटिटी के आधार पर भी जो है नामकरण किया जाता है, तथा साथ ही साथ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए भी नामकरण किए जाते हैं। और इसके अलावा जो स्कॉलर्स होते हैं, जो पुराविद होते हैं, वो अपने डिसिप्लिन के आधार पर नए नए शब्दावलियों का प्रयोग जो है करना पसंद करते हैं। क्रोनोलॉजी की बात करें कि जो सिंधु सरस्वती सभ्यता है उसकी क्रोनोलॉजी की बात करें तो इसकी क्रोनोलॉजी जो है 2600 से लेके 1900 ईसा पूर्व तक जो है माना जाता है। सिंधु सभ्यता का मैच्योर फेज या अर्बन फेज भी जो है इसे कहा जाता है। और इसके पूर्व एक अन्य चरण की बात जो है ग्रेगरी प्रोसेल जैसे स्कॉलर्स करते हैं, वो कहते हैं अर्ली हड़प्पन फेज की बात करते हैं। सो अर्ली हड़प्पन फेज का जो डेट माना जाता है 3300 से लेके 2600 ईसा पूर्व का जो काल है वो अर्ली हड़प्पा फेज जो है माना जाता है। और 2600 से लेके 1900 ईसा पूर्व का जो फेज है उसे हम मैच्योर हड़प्पा या अर्बन फेज हम के नाम से जो है जानते हैं। और इसके बाद एक अन्य तीसरा चरण माना जाता है जो कहलाता है लेट हड़प्पन फेज, जिसे हम 1300 ईसा पूर्व के बीच जो है पुराविद जो है रखना पसंद करते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि पुरातत्व में जो तिथियां दी जाती हैं वो वैज्ञानिक तिथियों के माध्यम से हम बात कर रहे हो। वैज्ञानिक तिथियां वो होती है जैसे C14 डेट यानी कार्बन 14 तिथि विधि, ये एक वैज्ञानिक तिथि होती है जिसके माध्यम से जो है हम किसी भी प्राचीन पुरावशेष या प्राचीन पुरास्थलों की जो है तिथि करते हैं और उसका एक टेंटेटिव हम जो है क्रोनोलॉजी स्टैब्लिश करने का प्रयास करते हैं। तो सिंधु सरस्वती सभ्यता के हमें 3 महत्वपूर्ण चरण दिखाई देते हैं। पहला चरण है अर्ली हड़प्पन, दूसरा चरण है आपका मैच्योर हड़प्पन और तीसरा चरण है लेट हड़प्पन फेज के नाम से जो है जाना जाता। अब हम बात करेंगे कि सिंधु सभ्यता अपने खोज हुई थी इसकी 1921 में और इसकी अनाउंसमेंट हुई 1924 में। तो इसकी खोज के लगभग 100 वर्ष से ज्यादा हो चुके हैं, किंतु आज भी ये सभ्यता जो है पूरी दुनिया के जो पुराविद हैं उनके लिए जो है एक कौतूहल का विषय माना जाता है। तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये सभ्यता 100 वर्ष के बाद भी जो है पुराविदों के लिए कौतूहल का विषय क्यों है, ये हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण हमें दिखाई देता है कि जो सभ्यता है इसका सेटलमेंट प्लानिंग जो है एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में जो है दिखाई देती है। पूरी दुनिया में फेमस ये नगर अपनी नगरीय योजना के लिए जो है प्रसिद्ध दिखाई देते हैं। एंड हमने आपको जैसा बताया 1000 से ज्यादा पुरास्थलों की खोज हो चुकी है सिंधु सभ्यता से, और ज्यादातर जो पुरास्थल हैं उनमें हमें यूनिफॉर्मिटी दिखाई देती है, नगरीय योजना में हमें एकरूपता दिखाई देती है। और जो एकरूपता है वो इस सभ्यता को यूनिक बनाती है, एक प्रकार की उसका अलग स्थान दिखाई देता है। इसके अलावा इस सभ्यता के साथ जो है हमें मॉन्यूमेंटल बिल्डिंग प्राप्त होते हैं एंड इसके साथ ही साथ हमें इम्प्रेसिव आर्किटेक्चर प्राप्त होते हैं, जैसे कि ग्रेट पाथ हमें दिखाई देता है यहाँ पर। एंड इसके अलावा जो है वाटर स्ट्रक्चर भी जो है हमें प्राप्त होते हैं, जिसकी प्राप्ति हमें किस पुरास्थल से होती है, उसकी प्राप्ति हमें धौलावीरा पुरास्थल से जो है हमें वाटर स्ट्रक्चर की प्राप्ति जो है होती है। इसके अलावा हमें इस सभ्यता के साथ सैनिटेशन के से संबंधित जो है हमें सूचनाएं हमें सभ्यता के साथ दिखाई देती हैं। और एक और महत्वपूर्ण विशेषता दिखाई देती है वो है उसकी सील्स, मोहरे। मोहरों के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि वो मोहरे थे जो कि लगातार जो पुराविदों का ध्यान आकर्षित कर रही थी और उनके ऊपर जो प्राप्त जो लिपि थी, जो अननोन राइटिंग थी, वो अपने आप में यूनिक थी। और स्क्रिप्ट जो है एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में दिखाई देती है, जो कि चित्रात्मक लिपि का प्रयोग हमें यहाँ पर दिखाई देता है। इसके अलावा जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो माप तौल की विधि से बहुत ही ज्यादा जो है वो परिचित थे, यानी माप तौल के उनके पैमाने जो है अत्यंत विकसित अवस्था में जो है हमें दिखाई देते हैं। इसके अलावा एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता दिखाई देती है वो है मृदभांड, यानी कि जो पॉटरी हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में जो है हमें दिखाई देते हैं। और सिंधु सभ्यता के जो मृदभांड होते थे वो यूनिक होते थे। ज्यादातर जो मृदभांड हमें प्राप्त होते हैं वो एज प्रोफाइल जार प्राप्त होते हैं, परफोरेटेड जार प्राप्त होते हैं, बीकर प्राप्त होते हैं, डिशेज, डिश ऑन स्टैंड, बेसिन, गॉबलेट्स, कुकिंग वेसल्स प्राप्त होते हैं। इसके अलावा ब्लैक स्लिप जार प्राप्त होते हैं एंड ट्रायंगुलर टेराकोटा केक्स प्राप्त होते हैं। एंड जो टेराकोटा केक हैं उनके बारे में कहा जाता है कि ये जो है थे ये हीट रिटेनर का काम करते थे। और इन पुरास्थलों के ऊपर जो है हमें स्लिप वेयर भी जो है हमें प्राप्त होते हैं। इसके अलावा सिंधु सभ्यता जो है वो अपने आर्ट एक्टिविटी के लिए भी जो है जानी जाती है। और सिंधु सभ्यता में जो है हमें ग्लिप्टिक आर्ट के बारे में हमें सूचनाएं प्राप्त होती हैं, मतलब साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जो है आर्ट एक्टिविटी में टेराकोटा आर्ट हमें दिखाई देता है,
मेटल आर्ट जो है अत्यंत विकसित हमें दिखाई देता है सिंधु सरस्वती सभ्यता के काल में, और इसके साथ ही साथ जो है मेटल आर्ट में ब्रॉन्ज के बने हुए हमें जो है आर्ट वर्क दिखाई देते हैं तथा स्टोन के बने हुए जो है आर्ट वर्क हमें जो है प्राप्त होते हैं। ज्वेलरी की बात करें तो सिंधु सभ्यता में हमें अनेकों प्रकार के धातुओं से निर्मित ज्वेलरी की प्राप्ति होती है, जिसमें कि गोल्ड है, सिल्वर का हमें प्राप्ति होती है, सिल्वर के ऑर्नामेंट प्राप्त होते हैं, कॉपर के ऑर्नामेंट प्राप्त होते हैं। इसके साथ ही साथ हमें आइवरी यानी हाथी दांत से निर्मित जो है आभूषणों की प्राप्ति होती है तथा साथ ही साथ सेल, बोन, क्ले, सेमी प्रेसियस स्टोन्स, फ्यान्स, स्टेटाइट इत्यादि से बने हुए जो है हमें आभूषणों की प्राप्ति होती है। सो फ्यान्स एंड स्टेटाइट जो है अपने आप में यूनिक वस्तुएं मानी जाती हैं, बिकॉज फ्यान्स को जो है प्रोटोग्लास माना जाता है। अब प्रोटोग्लास हम कह सकते हैं कि जो वर्तमान में जो कांच प्राप्त होता है उसका हम आदि स्वरूप या प्रारंभिक स्वरूप हम कह सकते हैं कि जो है उससे ग्लास बनाने की आदिमतम जो प्रारंभिक जो तकनीक है उससे सिंधु सभ्यता के निवासी जो है परिचित। इसके साथ ही साथ जो स्टेटाइट है वो सिंधु सभ्यता की एक महत्वपूर्ण तकनीकी विशेषता के रूप में जो है हमें दिखाई देती है। इसके अतिरिक्त सिंधु सभ्यता के निवासी अनेकों प्रकार के वस्तुओं का निर्माण कर रहे थे, और उन वस्तुओं का निर्माण वो मेटल के माध्यम से कर रहे थे। स्टोन, सेल और बोन इत्यादि का प्रयोग जो है अपने उपकरणों के निर्माण के लिए कर रहे थे। इसके अलावा जो है हमें इनके ट्रेड के बारे में, इंटरनल ट्रेड के बारे में भी हमें सूचना प्राप्त होती है, और सभी पुरास्थल एक दूसरे के साथ भली भांति कनेक्टेड थे, चाहे वो रिवर रूट हो चाहे लैंड रूट हो। इनके माध्यम से जो है इनके बीच, इन पुरास्थलों के बीच जो है इंटरनल ट्रेड होता था, और इंटरनल ट्रेड करने के लिए मुख्य रूप से ये लैंड रूट एंड द रिवर रूट का प्रयोग कर रहे थे। इसके अलावा जो है हमें इस सभ्यता के इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में भी हमें सूचना प्राप्त होती है, और जो इंटरनेशनल ट्रेड था, फॉरेन ट्रेड था, वो सी रूट के माध्यम से और लैंड रूट के माध्यम से जो है किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त जो है हमें इस सभ्यता से सेल बैंगल्स के हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में दिखाई देती है। और इसके अलावा शेल के बने हुए जो ऑर्नामेंट है वो उसके साक्ष्य जो है हमें धौलावीरा, लोथल, इन पुरास्थलों से जो है हमें प्राप्त होते हैं। तो गुजरात के पुरास्थल जो सिंधु सरस्वती सभ्यता के संबंधित गुजरात के जो पुरास्थल हैं वहाँ से हमें जो है इस सेल ऑर्नामेंट के बहुत अच्छे साक्ष्य जो है हमें प्राप्त होते हैं। इसके अलावा इस सभ्यता के जो निवासी थे वो सेमी प्रेसियस स्टोन से बने हुए अनेकों प्रकार के स्टोन बीड्स का निर्माण कर रहे थे, जो कि सेमी प्रेसियस स्टोन अर्ध मूल्यवान प्रस्तरों से जो है निर्मित थे, जैसे कि गेट, जैस्पर, लैपिस लाजुली इत्यादि। एंड इनके निर्माण की जो तकनीक थी वो अत्यंत विकसित दिखाई देती है, और ज़्यादातर मनकों का ये निर्यात कर रहे थे पश्चिम एशियाई देशों को, जैसे मेसोपोटामिया और इजिप्ट इत्यादि देशों को जो है ये निर्यात कर रहे थे। इसके अलावा जो है हमें जो है जो सील्स हैं वो स्टेटाइट और टेराकोटा के हमें सील्स प्राप्त होते हैं, जिनके ऊपर हमें हड़प्पन स्क्रिप्ट मिलती है। और इसके अलावा जो वेट्स बने हैं वो चौट से निर्मित जो है बनाए जाते थे, चौट का प्रयोग जो है किया जाता था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ मनकों के चित्र आपको जो है यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, इन मन जो कि सेमी प्रेसियस स्टोन से जो है निर्मित हैं। इसके अलावा एक अन्य विशेषता हमें दिखाई देती है सिंधु सरस्वती सभ्यता की कि ये लोग सेमी प्रेसियस स्टोन का प्रयोग जो है चेस बोर्ड के रूप में खेलने के लिए कर रहे थे। यानी इस चेस बोर्ड के सबसे आरंभिक स्वरूप की अगर हम बात करें तो इस सभ्यता में हमें जो है चेस बोर्ड का साक्ष्य जो है दिखाई देता था, यानी इस प्रकार के प्रैक्टिसेज हमें जो है दिखाई देती थी। सो यहाँ पर आप कुछ वेट्स के एविडेंस से देख सकते हैं, इमेजेज यहाँ पर हैं, जिससे पता चलता है किस प्रकार से जो वेट एंड मेजरमेंट में जो है हमें ये दिखाई देती हैं। इसके अलावा जो है जो आर्ट एंड क्राफ्ट की बात करें, आर्ट एंड क्राफ्ट में जो है हमें मुख्य रूप से जो है स्टोन स्कल्पचर्स हमें प्राप्त होते हैं, मेटल स्कल्पचर्स प्राप्त होते हैं, टेराकोटा फिगरिन्स प्राप्त होती हैं, ये जो है मुख्य रूप से हमें दिखाई देती है। एंड इसके अलावा हमें जो इनके मृदभांड हैं उनके ऊपर जो है हमें पेंटिंग प्राप्त होती है। इसके अलावा
मेटल आर्ट में सबसे महत्वपूर्ण जो हमें इमेज दिखाई देती है वो है डांसिंग गर्ल की इमेज जो दिखाई देती है, सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये जो डांसिंग गर्ल की इमेज है ये लॉस्ट वैक्स टेक्निक से जो है बनी थी, जिसे मधुचिस्ट विधि या सिएरे पर्ड्यू मेथड्स के द्वारा जो है निर्मित किया गया था। तो डांसिंग गर्ल की इमेज से हमें स्थापित हुआ कि भारत में लॉस्ट वैक्स के माध्यम से मूर्ति निर्माण की जो तकनीक है, भारत में लगभग 5000 वर्षों से जो है ये परंपरा चली आ रही है। और वर्तमान में भारत में कई क्षेत्रों में जो है इस प्रकार के तकनीक से जो है मूर्तियां बनाई जाती थी, जिसमें डोकरा आर्ट जो है बहुत फेमस है, जो कि लॉस्ट वैक्स मेथड से जो है बनाई जाती है। और डोकरा आर्ट वर्तमान में जो है छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल के हिस्सों में हमें दिखाई देती है। इसके अलावा हमें दायमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है, वहाँ से जो है हमें ब्रॉन्ज की बने हुए एक जो है हमें बना हुआ हमें एक चैरियट जो है हमें प्राप्त होता है, वो जो कि अभी वर्तमान में जो है नेशनल म्यूजियम में रखा हुआ है, जो कि लेट हड़प्पन फेज से बिलोंग करता है। और यहाँ पर आप डांसिंग गर्ल की इमेज को देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर नेशनल म्यूजियम में जो है रखी हुई है, जो कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। इस सभ्यता से हमें जो है स्टोन स्कल्पचर्स भी हमें प्राप्त होते हैं, जो कि सबसे प्रमुख है। उसमें जो है प्रिस्ट किंग की जो इमेज है वो सबसे प्रमुख जो है मानी जाती है। प्रिस्ट किंग जो है सबसे प्रमुख माना जाता है, और इसको लेके अलग अलग पुराविदों में अलग अलग हमें मत दिखाई देते हैं। कुछ इसे किंग भी कहते हैं और कुछ इसे जो है पुरोहित की प्रतिमा भी जो है कहते हैं। इसके अलावा जो है हमें अन्य भी अनेकों प्रकार की हमें जो है प्रतिमाएं, स्टोन स्कल्पचर जो है हमें प्राप्त होते हैं, जो कि भारत की एक स्टोन स्कल्पचर मेकिंग परंपरा की ओर जो है इंगित करते हैं, प्राचीन परंपरा की ओर इंगित करते हैं। इसके अलावा हमें एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता दिखाई देती है, वो है टेराकोटा फिगरेंस। हमें सिंधु सभ्यता के लगभग हर एक पुरास्थल से जो है हमें टेराकोटा फिगरेंस जो है प्राप्त होते हैं, जिनमें ज़्यादातर जो संख्या है वो मदर गॉडेस यानी मातृ देवी की मूर्तियों की है, जिनका माना जाता है कोई धार्मिक प्रयोजन जो है इनका माना जाता है। इसके अलावा जो है हमें बहुत सारे पशुओं के जो है मृण मूर्तियाँ भी जो है हमें प्राप्त होती हैं। इसके अलावा जो है हमें कुछ टॉयज, गेम पीसेज दिखाई देते हैं, एंड दूसरी चीज़ें भी जो है हमें दिखाई देती हैं। ये टेराकोटा कुछ ह्यूमन फिगरेंस हैं, जो कि सिंधु सभ्यता के अनेकों पुरास्थलों से इस प्रकार के प्राप्त होते हैं, और टेराकोटा टॉय भी इस प्रकार के हमें दिखाई देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो हमें दिखाई देता है वो धौलावीरा का जो इंस्क्रिप्शन है, जो कि धौलावीरा से हमें प्राप्त हुआ है। ये जो इंस्क्रिप्शन है ये 3 मीटर लंबा इंस्क्रिप्शन जो है धौलावीरा से प्राप्त हुआ, जो कि जो है धौलावीरा के नॉर्दर्न गेट से प्राप्त हुआ था। और माना जाता है कि ये जो इंस्क्रिप्शन में मिला ये साइन बोर्ड की तरह रहा होगा, जो कि हमें उत्खनन से प्राप्त होता है। थैंक यू।